अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम डिबेट विद काशिफ रफ़ीक। नाज़रीन, आज की जो बड़ी ख़बर है उसमें गज़ा का अमन मुआहदा है। अल्लाह अल्लाह करके एक अमन की तरफ चीज़ें गई और मैं समझता हूँ इसमें जिसने भी अमन कायम करने में अपना किरदार अदा किया वो लायक तहसीन है। लेकिन जो गज़ा के मुसलमान हैं, निहत्ते लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से सब्र से ये सारी चीज़ अपने पर बर्दाश्त की वो भी लायक तहसीन है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि लंदन में एक फ़ैसला आया आदिल राजा के ख़िलाफ़ और ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो हैं वो अपना केस जीत गए। मैं समझता हूँ कि डेफर्मेशन का जो कानून लंदन में एग्जीक्यूट होता है उस तरह का कानून पाकिस्तान में भी स्पीडली ट्रायल होना चाहिए, ताकि जो गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, जो गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, बहतान लगाते हैं, उनको भी कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए, ताकि सोसाइटी से अनरेस्ट ख़त्म होना चाहिए। और अनरेस्ट जब ख़त्म करने की बात करते हैं तो फिर एक तरफ से अनरेस्ट ख़त्म होता है तो दूसरी तरफ अनरेस्ट शुरू हो जाता है। मेरी मुराद सियासी सिनेरियो से है कि पाकिस्तान की सियासत में पहले तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में तनाव था, वो ठहर गया, लेकिन अब जो है तनाव वो सारे का सारा खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब रिज़ाइन कर गए, उसके बाद नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नॉमिनेट कर दिया गया और आज इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला किया कि उन्होंने तमाम जो तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के मेम्बरान थे, कौमी असम्बली के मेम्बरान थे, उनको आज़ाद हैसियत से डिक्लेयर कर दिया। 92 के करीब PTI के मेम्बरान KP की असम्बली में मौजूद थे, लेकिन अब वो 92 के 92 जो है आज़ाद हैसियत में चले गए हैं। अपोजिशन के पास बहरहाल 49 नंबर हैं, पीपल्स पार्टी, ANP, JUIF, नून लीग। अगर ये 24 से 25 लोगों का फॉरवर्ड ब्लॉक आता है या आज़ाद अरकान मैनेज हो जाते हैं तो फिर शायद तहरीक इंसाफ दोबारा अपना वज़ीर आला ना ला पाए, लेकिन कोशिश तो करेंगे बहरहाल वो हुकूमत सस्टेन करने की। इस सिनेरियो पे गुफ्तगू करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की मैंने दावत दी है। अरबाब खिज़र हयात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और अखानज़दा चटान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। दोनों अहबाब का ताल्लुक़ KPK से भी है, लिहाजा ये ज़्यादा बेहतर इस पर राय दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों अहबाब का। अखानज़दा चटान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। आप समझते हैं कि जिस तरह पहले एक दफ़ा तहरीक इंसाफ ने अपनी सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमतें ख़त्म कर दी थी और उसके बाद एक वो क्राइसिस में आ गए थे, ये उस तर्ज का ही दोबारा अपनी हुकूमत को ख़त्म करने का एक फ़ैसला किया गया है कि अब अली अमीन गंडापुर साहब तो रिज़ाइन कर गए, क्या दोबारा तहरीक इंसाफ वहाँ पर अपना वज़ीर आला मुंतखब करा पाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम समझते हैं कि ये जो इमरान खान साहब ने फैसला किया ये इसके लिए इस तरह का बैकफायर साबित होगा। जिस तरीके से उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमतों को खत्म किया था, जिस तरीके से उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था और एक ऐसे वज़ीर आला को हटाया कि हमारा सूबा बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है। ये 2 दिन में एक दिन हमारे 11 फोर्सेस के नौजवान शहीद हो गए, जिसमें 2 ऑफिसर्स भी शामिल थे। फिर दूसरे दिन हमारे 7 लोग जो हैं वो शहीद हो गए। और ऐसे हालात में सूबे का वज़ीर आला को हटाना, फिर ऐसे बंदे को लाना जिसका कोई तजुर्बा नहीं है सूबे चलाने का, तो क्या यूनियन कौंसिल के चलाने का भी इसका कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे बंदे को लाना जो प्रू तालिबान है। तिराने जो वाक़या हुआ था इस बार इनका जो स्पीच है आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, तो अगर आप उस स्पीच को सुन लें तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे हालात में ऐसे बंदे को वज़ीर आला बनाना ये मुल्क के साथ और ये सूबे के साथ बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब समझते हैं, जिस तरह के माजी में समझते थे कि मैं सूबे को हुकूमतें ख़त्म करके कौमी असम्बली से इस्तीफा दे के और आसानी से इलेक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। इस तरह इस बार भी जिस तरह इन्होंने सोचा है कि अली अमीन खान इस्तीफा दे के और मैं आसानी से जिसको बनाना चाहूँ उसको बना लूंगा, ये भी मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। के पास 52 सीटें हैं। अच्छा, 49 नहीं 52 है। 52 सीट्स अपोजिशन मुत्तहिदा अपोजिशन के हैं और 73 पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो अगर की वोट पे जैसे पार्टी में जहाँ टूट फूट की शिकार है, जहाँ एक दूसरे के इल्जामात लगा रहे हैं,
جہاں جی پہ بہت سارے گروپ سے بالکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسانی سے بالکل ٹھیک دوسرا وزیر اعلیٰ بنا سکے. بالکل ٹھیک. ارباب خضر حیات صاحب، آپ نے اخوانزادہ چٹان صاحب کی گفتگو سنی، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ اگر تمام اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا 49 ہے، لیکن انہوں نے تصحیح کی کہ 53 سیٹس ہیں ان کے پاس، تو باقی تو کوئی اتنا نمبر نہیں ہے. اگر 20 22 24 لوگ بھی فارورڈ بلاک کی صورت میں سامنے آ جائیں، اور ویسے بھی آزاد حیثیت میں اگر کوئی ایم پی اے اس کی تو اگر فلور کراس بھی کرے گا تو اس کے اوپر کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، آئینی قدغن نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیے کاشف بھائی، چٹان بھائی نے بہت اچھا تبصرہ کیا، وہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہے اور ان کا جو باتیں تھی تو وہ پوری قوم نے سن بھی لی ہے. تو جہاں تک یہ وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو ہے تو ان کا جانا تو وہ اٹل تھا. وہ تو ہم گزشتہ تقریباً میرے خیال میں 1 آدھ مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے تو اس کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے، اور وہی ہوا اور ان کو جو ہے وہ رخصت کر دیا گیا ہے. لیکن ایک بات پہ کلیئر کرتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں جب سے علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو صوبے میں بے انتہا کرپشن ہوئی ہے. یہاں پر جو لوٹ مار ہوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. تو ہم علی امین گنڈاپور صاحب کو اس طرح آسانی سے جانے بھی نہیں دیں گے. اس کے خلاف ہم نیب بھی جائیں گے، اس کے خلاف ہم اینٹی کرپشن بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو کرپشن کی ہے تو اس طرح تو نہیں ہے نا کہ وہ لوٹ مار کر کے بس کھاؤ پیو اور چلے جاؤ. اس طرح ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک یہ ابھی جو سہیل افریدی صاحب کا نام آ رہا ہے تو میں نے تو یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے. تو خیبر پختونخوا جیسے صوبے کو چلانے کے لیے آپ ایک ایسے بندے کو لا رہے ہیں کہ جس کی نہ سیاسی جی گرومنگ ہوئی ہے، نہ جس طرح چٹان صاحب نے بولا کہ ایک یونین کونسل کے بھی وہ یعنی ناظم کے وہ نہیں ہو سکتے، اہل بھی نہیں ہے. تو ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ اور پھر خیبر پختونخوا کا بنانا تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح پنجاب میں بزدار کو وزیر اعلیٰ جی بنایا گیا ٹھیک تھا. جی اور ٹھیک. یہی تو ہمارے صوبے کے ساتھ تو یہ تقریباً میرے خیال میں تیسری ٹرم ہے ان کی کہ یہاں پر ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، یہاں بالکل پر صوبے کے ساتھ ایک آپ مذاق ہو کا رہا ہے. پوائنٹ آیا، صوبے کے آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا گفتگو میں اسلم غوری صاحب ترجمان JUIF ہیں، ان کو بھی ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اسلم غوری صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر، اخوانزادہ چٹان صاحب اور ارباب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ جو یہ علی امین گنڈاپور صاحب کا ریزگنیشن آیا تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا اپنا وزیر اعلیٰ دوبارہ منتخب کرانا. سر JUIF کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اتنے دھڑے ہیں کہ بہت مشکل حالات اور درست فرما رہے ہیں میرے دوست کہ وہاں پر ان کے آپس میں اتنے دھڑے ہیں اور اپنے آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. آپ کو پتا ہے جنید اکبر صاحب کا ایک اپنا گروپ ہے، علی امین صاحب کا اپنا گروپ ہے، اسد کیسر صاحب کے بھائیوں نے پچھلے ہفتے استعفے دیے ہیں وزارتوں سے. تو وہاں صورتحال ان کے آپس میں بہت زیادہ خراب ہے. اور چونکہ پی ٹی آئی وہاں پر کوئی ان کے پاس کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ قیادت اس وقت تک وہاں صوبے میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ علی امین نے جو کچھ کیا ہے 3-3.5 سال، بلکہ میں تو اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا. میں تو کہوں گا کہ 10 سے 15 سال میں پی ٹی آئی نے جو تجربے کیے ہیں کے پی کے میں، اور کے پی کی برباد ہو گیا ہے. اور کے پی کے بالکل اس وقت اس بری حالت میں ہے کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے آدھا کے پی تو کے پی کے خالی ہو گیا ہے. آدھے لوگ اسلام آباد، پنڈی اور پنجاب میں پتہ نہیں کہاں جا کے دیکھیں شہروں میں مزدوریاں محنتیں کر رہے ہیں، بچے لے کے بھاگے ہوئے ہیں وہاں سے. تو کے پی کے پورے کو برباد کرنے کے بعد پی ٹی آئی اب مزید اس پہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے کہ مزید تجربے کی نظر کر دے. اچھا غوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ JUIF چونکہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ANP اور جس طرح گروپنگ ہے کچھ لوگ اور ساتھ مل کے یہاں پہ اپوزیشن کا اتحاد جو ہے وہ حکومت فارم کر سکتا ہے؟ سر دیکھیے بالکل ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے گفتگو نہیں چل ہے. رہی ہے، حکومت بن سکتی ہے لیکن اس پہ نہیں، ہم نے ابھی تک ہمارے ہاں زیر غور نہیں ہے یہ مسئلہ. ابھی تک تو یہ واضح نہیں ہو رہا کہ علی امین صاحب کا استعفیٰ منظور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. آج تک نئی ریومر بھی آئی ہے کہ جی علی امین صاحب دوبارہ کا اپنے خان صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے معاملات کو دوبارہ ٹھیک ہو جائیں. تو ابھی تک تو ان کا استعفیٰ منظور جب تک نہیں ہوتا اس تک واضح صورتحال نہیں ہوتی. اور اس طرح کینڈیڈیٹ کے بارے میں میرے دوست کہہ رہے تھے،
कैंडिडेट भी अभी तक वाजे नहीं है, अभी दो जी, तीन जी। कैंडिडेट उनके और भी सामने आ गए हैं। जी, ठीक। तो मैं समझता हूँ वहां पर फौरी तौर पे हम कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते। ठीक। अलबत्ता अगर इस पे सोचा जाए जो आपने कहा है तो इस पे काम हो सकता है। अपोजिशन ठीक। पहले भी देखे, हमने इत्तेहाद से अपने तमाम सेनेटर मुकम्मल जो हमारा बिल्कुल। कोटा था हमने हासिल किया है। बिल्कुल। तो अगर हम मुत्तहिदों के आगे चलते हैं तो इसमें कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। मैं- और बात जी मैं बिल्कुल जी, जी। ख्वाजादा चटान साहब, आप समझते हैं कि अगर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो बआसानी या अपनी हिकमत और तदब्बर के साथ, चूँकि उनको वफाकी हुकूमत भी आप लोगों की है और बाकी सूबों में भी हुकूमतें हैं, तो आप वहाँ पे अपना वज़ीर आला ला सकते हैं, अपनी हुकूमत ला सकते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ सर। देखिए जी, हम ला सकते या नहीं ला सकते ये तो बात की बात है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे अपोजिशन की जो जमातें हैं, इनकी जो सरबराहान है, ये बहुत संजीदा और सीजन पॉलिटिशियन है। उनको चाहिए कि वो अपना वज़ीर आला लाने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान खान साहब का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, वो जिसको भी बिठाते हैं, बुज़दार को देख ले, महमूद खान को देख ले, जिसको भी वो मुंतखब करते हैं, इसमें कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को नहीं देखते हैं कि मैं जिस यानी राइट जॉब राइट पीपल का फैसला इमरान खान साहब नहीं करते हैं। ठीक। अभी हमारे हालात ये है कि हम बदतरीन दहशतगर्दी की शिकार है। हम 2004 से लाशें उठा के थक गए हैं। अब हमारे सूबे के हालात ये है इस दहशतगर्दी में कि मरकज और सूबा एक पेज पे नहीं है। जी जी बिल्कुल। हम समझते हैं कि जब तक सूबा और मरकज एक पेज पे नहीं होगा तब तक यहाँ पे अमन लाना मुमकिन नहीं है। तो हमारे जो लीडरान साहिबान है अपोजिशन के, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब है, असफंदियार वली खान साहब है, चेयरमैन बिलावल साहब है, नवाज शरीफ साहब है, इन सबसे मेरा दरख्वास्त है कि आप मेहरबानी करके आपका पॉइंट आया ये मौका आप लोगों को पीटीआई ने दिया है, आप लोग एक संजीदा कोशिश करें ताकि कोई संजीदा वज़ीर आला आके मरकज के साथ बैठ के संजीदगी से ये खैबर पख्तूनख्वा की अवाम जो है उसको भी कोई आसूदगी हासिल हो। अरबाब साहब, सर जो ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, वो तो ये है कि यू टर्न लेते हैं, तो आप समझते हैं कि जैसे अब उन्हें लगा कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम के तमाम 92 उनके नंबर जो हैं उनको आज़ाद करार दे दिया है और शायद अगला वज़ीर आला मुंतखब कराना मुश्किल हो, तो आप देख रहे हैं कहीं कोई ऐसी बात, कोई बाज़ गश्त KPK में कि कोई यू टर्न लेके अली अमीन गंडा पुरू साहब कोई जो है वो कंटिन्यू कर लें? देखिए काशिफ भाई, मैं आपके प्रोग्राम के वसात से एक वो ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 35 MPA जो PTI के थे जो अब आज़ाद है, तो वो हमारे साथ राब्ते में है अच्छा के साथ। जी बिल्कुल। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पिशावर में अपोजिशन लीडर जो हमारे हैं डॉक्टर इबाद साहब, तो उनके घर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ है कि जिसमें तमाम जो अपोजिशन जमाते हैं उनके पार्लिमानी लीडर्स को मदऊ किया गया था। अच्छा। तो हमारी तो बिल्कुल पूरी कोशिश ये है, और ये एक अपसेट हो भी सकता है कि यहाँ पर अपोजिशन जमाते अपना चीफ मिनिस्टर ले आए, लेकिन अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया है कि चीफ मिनिस्टर कौन सी पार्टी का होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर इबाद साहब आ जाए, चटान साहब अपना वो करेंगे कि उनकी पार्टी का आ जाए, गौरी साहब अपनी पार्टी का बोलेंगे, लेकिन ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है तो वो फैसला करेगी कि चीफ मिनिस्टर किसको बनना है। और इसके लिए, क्योंकि ये हम अपने जाती मुफाद के लिए नहीं कर रहे, हम सूबे के मुफाद में ये फैसला कर रहे हैं। वरना अगर वो देखा जाए तो अक्सरियत तो बिल्कुल जो आज़ाद उम्मीदवार है, तो उनके पास जो आज़ाद मेंबरान है जो सुन्नी इत्तेहाद के थे, पता नहीं कि किस पार्टी से पहले ताल्लुक रखते थे, जो अब आज़ाद PTI के थे कि पता नहीं किसके थे, तो वो जो है तो अब आज़ाद हो चुके हैं, तो उनकी अक्सरियत है ये हम मानते हैं, लेकिन सूबे के मुफाद में हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि दोबारा उनका वज़ीर आला हम पर मुसल्लत हो जाए। बिल्कुल। आपने जिस तरह चटान से तो बोला, गौरी साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की है कि देखिए इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा जो है वो बिल्कुल सियासी तौर पर यतीम सूबा है। इस वक्त जो हमारे सूबे के हालात है, तो यहाँ पर ना मैं महफूज हूँ, ना चटान साहब महफूज है, ना सूबे का वज़ीर आला खुद महफूज है, ना गवर्नर महफूज है, ना कोई आम शहरी महफूज है। यहाँ पर तो हम सुबह जब घर से निकलते हैं हमें ये पता नहीं चलता है कि हम वापस घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, बिल्कुल हमें ये इल्म नहीं होता है। तो इस हालात में जो है, और देखिए ना आपका पॉइंट आ गया सर, सूबे में
آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب آپ کا، خانزادہ چٹان صاحب آپ کا، اسلم غوری صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی اور باقاعدہ طور پہ ارباب خضر حیات صاحب جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، انہوں نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ 35 آزاد ایم پی اے جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہو چکا ہے اور اپ سیٹ ہو سکتا ہے بشرطے کہ تحریک انصاف یو ٹرن نہ لے جائے اور علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے بطور وزیر اعلیٰ جو کنٹینیو نہ کر لے، کیونکہ ابھی تک استعفیٰ ہے وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا. دیکھنا یہ ہے کہ استعفیٰ منظور ہوتا ہے یا نہیں. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پہ. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مرکزی حکومت کے وفاقی وزراء نے ایک کمٹمنٹ کی، معاہدہ ہوا، اس معاہدے پہ دستخط ہوئے، اب اس کی ایگزیکیوشن کی باری ہے. لیکن جب ایگزیکیوشن کی بات جہاں پہ ہو رہی ہے وہیں پہ یہ بات بھی چل پڑی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب جو ہیں شاید ان سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی سپورٹ وڈرا کر رہی ہے، اور جو 12 مہاجرین ہیں کہ ایم ایل اے ہیں وہ بھی شاید ان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق رہ پائیں گے، نہیں رہ پائیں گے، ان کا طریقہ کیا ہوگا، سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے مدعو کی اپنے اسٹوڈیو میں خواجہ متین، بڑی گہری نظر ہے ان کی کشمیر کے امور پہ، اور مرزا درانی صاحب ان کی بھی کشمیر کے امور پہ بڑی گہری نظر ہے. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید. خواجہ صاحب، سر یہ جو سپیکولیشن اب چل رہی ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے شاید وہ اب گھر چلے جائیں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی سپورٹس وڈرا کر لی ہیں، اور بالخصوص جو 12 ایم ایل ایز ہیں مہاجرین کے، ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے، کیا کہیے گا سر؟ اچھا، پہلی بات تو جو آپ نے جملہ بولا ہے کہ انہوں نے حمایت واپس لے لی ہے، یہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. نہ مسلم لیگ نون نے ایسا فیصلہ کیا ہے، نہ پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اس بات پر اتفاق رائے کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے باہر نکل جانا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ ہم مرکزی قیادت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ ان کا کل اجلاس ہے. مرکزی قیادت سے مراد یہ کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے. پہلے میں پیپلز پارٹی کا عرض کر لوں. پیپلز پارٹی نے یہ، نون لیگ کا ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کا یہ اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم مرکزی قیادت پہ چھوڑتے ہیں، اور فریال تالپور صاحبہ نے کل کراچی میں ایک اجلاس طلب کیا ہے پارلیمانی پارٹی کا، ان سے آراء لی جائے گی. یہ پہلی بار بھی نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت نے ملاقات کی تھی 2 روز قبل رانا ثناء اللہ خان صاحب سے اور احسن اقبال سے. انہوں نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا. اس میں حکومت میں نہیں رہنا چاہتے. اس سے پہلے بھی کہہ چکی ہے نون لیگ کہ ہم بارہا راجہ فروخ حیدر ہوں، شاہ غلام قادر صاحب یہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن پھر مرکزی پارٹی نے انہیں کہا کہ آپ ابھی حکومت کا حصہ رہیں. ابھی بھی جب وہ ملے تو انہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم یہ بات آپ کی پرائم منسٹر تک پہنچائیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. جی، جہاں تک مہاجرین کا تعلق ہے، مہاجرین کو جو وزارتوں سے نکالنے کا فیصلہ ہوا، یہ ایک بڑی بیٹھک لگی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اہم ترین سیاسی قوتیں، جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، سردار یوسف، قمر زمان قاہرہ صاحب، یہ سارے لوگ بیٹھے. اس میں پس پردہ قوتیں بھی اس مذاکرات کا حصہ تھیں، شریک تھیں. وہاں ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے جو مہاجرین ہیں ان کو وزارتوں سے وڈرا کرنا ہے. ابھی مرحلہ ہے جو فیصلے ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد کا. پرائم منسٹر نے بھی جو عمل درآمد کمیٹی ہے جو گئی تھی وہاں سیاسی کمیٹی، ان سے ملاقات کی، ان سے پوچھا، ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ آپ نے کشمیر میں امن دوبارہ بحال کیا، جو چیزیں کی ہیں. تو مہاجرین لا محالہ وہ غصے میں ہیں، جو مہاجرین کے جن کو وزارتوں سے نکالا جا رہا ہے. ان کے 2 بیانیے ہیں. ایک بیانیہ یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی ہے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ہمارا ایک خون ہے اس دھرتی میں، ریاست جموں کشمیر میں ہمارا ایک بڑا کردار رہا ہے، تو ہمارے بڑوں نے یہ ریاست بنائی ہے، تو اس حوالے سے ایکشن کمیٹی کے خلاف ان کا غم و غصہ ہے. دوسرا، ان کے جو غصے کا شکار ہوئے ہیں وزیر اعظم ہیں. مہاجرین کے کئی لوگوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری تجاویز ہیں نکالنے کے، اس میں وزیر اعظم کا بھی برابر کا ہاتھ ہے. جی ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی
وعدوں پر جو وعدے ہوئے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کا وقت ہے. عمل درآمد کا وقت ہے. میں متعز درانی صاحب، سر خواجہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے کوئی سپورٹ وڈرا نہیں کی گئی، وہ تو کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں. سر آپ کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ خواجہ صاحب. اصل میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا یہ میں اختلاف کروں گا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اور ٹکٹ ہولڈرز یہ پہلی بار جو ہے اس بات پہ متفق ہوئے کہ ہمیں نوار حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کئی بار اجلاس ہوئے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں، جو اسٹیک ہولڈر تھے، جو وزراء تھے، وہ ہمیشہ انوار سرکار کے ساتھ رہنا پسند کر رہے تھے اور انہوں نے ان کی سپورٹ کی. انوار الحق صاحب کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا پارٹی، جس کو شاید لیڈ فیصل راٹھور صاحب کر رہے تھے. سارے لوگ کر رہے تھے. اس میں فیصل راٹھور صاحب اکیلے نہیں تھے، اس میں اور بھی ان کے جتنے بھی وزراء ہیں 10 وزراء ہیں پیپلز پارٹی کے. لیکن یہ ہے کہ اس بار یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں پارلیمانی پارٹی کے ارکان جو منسٹرز بھی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈرز بھی، تو انہوں نے یونانیمسلی یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ایز اے جماعت جو ہے انوار حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کرنا چاہیے. اور پھر انہوں نے وہ متفقہ فیصلہ کر کے ایک قرارداد کی صورت میں جو ہے اس کی توثیق کی ہے. اب اس کو انہوں نے ریکمینڈ تو کر دیا پارٹی لیڈرشپ کے. پہلے بھی تو پارٹی لیڈرشپ ان کو کہتی رہی، بلاول بھٹو صاحب نے کئی بار کہا کہ آپ کو گورنمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن جب وہ دیکھتے تھے کہ پارلیمانی پارٹی میں اختلاف رائے ہے اس معاملے میں، کہ ایک گروپ چاہ رہا تھا کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں، چاہ رہا تھا کہ گورنمنٹ سے باہر آ جائیں، تو اس وجہ سے وہ پھر فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ کل جو فریال تالپور صاحبہ نے اجلاس بلایا، اس میں وہ پارٹی کی جو رائے ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید، اور میرا ویسے یقین بھی ہے کہ وہ اس کو رد نہیں کریں گی اس رائے کو، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ جو کل ہوا ہے اس کی توثیق کر دیں. جو پارلیمانی پارٹی کا آپ کہہ رہے ہیں متفقہ فیصلہ پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر. اچھا، نون لیگ کے بارے میں بتائیے گا. نون لیگ کا جیسا خواجہ صاحب نے کہا بالکل درست فرمایا. انہوں نے بھی اپنا ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ، انوار سپورٹ گورنمنٹ سے واپس آنا چاہیے، اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا چاہیے. لیکن ان کا بھی حتمی فیصلہ جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ کریں گے، انہوں نے ان پر چھوڑ دیا. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کاشف صاحب کے پہلی بار جو ہے وہ ان کے وزراء جو ہیں وہ بھی متفق ہو گئے کہ ہمیں گورنمنٹ سے باہر آ جانا چاہیے. جس طرح ابھی خواجہ صاحب نے خود ہی کہا کہ مہاجرین ایم ایل اے جو ہیں اس میں 2 جو وزیر ہیں پی ایم ایل این کے، وہ تو اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں، میڈیا پہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم ہیں یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، اور یہ دونوں بڑا چارج ہے. ویسے میں نے آپ کو کہا تھا، میرا تو یہی بیانیہ تھا کہ جی پرائم منسٹر انوار الحق اور آپ نے کہا تھا میرے شو میں، انوار الحق اور ایکشن کمیٹی ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں. یہ خواجہ صاحب سے بات، خواجہ صاحب درانی صاحب نے میرے شو میں یہ بات کہی تھی کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ایکچوئل بینیفیشری جو ہے وہ موجودہ پرائم منسٹر انوار الحق صاحب ہے. اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے، میں ایک چیز سمجھ چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں احباب نے بڑی باریک بینی سے کشمیر کی پالیٹکس اور چیزوں کو کور کیا ہے. سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک کمیٹی فارم ہوئی فیصل راٹھور صاحب کی سربراہی میں، تمام جماعتیں کے اراکین اس میں شامل تھے، کیوں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو وہ ٹائملی ہینڈل نہیں کر سکے؟ کیسے وہ اتنا زیادہ بلو اپ ہو گیا اور پھر اتنا زیادہ چیزیں ہو گئی کہ پھر وفاقی گورنمنٹ کو اس میں انٹروین کرنا پڑا؟ اس میں انکمپیٹنس کا ایلیمنٹ ہے یا کہیں کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو جو بات کی آپ نے کہ اس ایکشن کمیٹی کے پیچھے کون ہے، یہ بیانیہ ہم سنتے رہتے ہیں. کچھ لوگ اداروں کا نام بھی لیتے ہیں، کچھ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کا بھی نام لیتے ہیں. لیکن جو میرا تجزیہ ہے، میں نے بریک بینی سے ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پیچھے ادارے ہیں اور یا وزیر اعظم کا ہاتھ ہے. یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، وہ ایک صورتحال ایسی بنی 2023 میں، جب اس سے قبل نیپرا کا جب ادارہ وجود میں آیا تو بجلی کی جو بلنگ والی کمپنی ہے وہ لاہور کی کمپنی کو ایک دیا گیا ٹھیکہ کو بلنگ کرے گی. اس پر جیسے پاکستان میں ٹیکسز میں اضافہ ہوا بجلی بلوں میں، اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب کی حکومت تھی تو ان کو بھیجے گئے بل، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر کیبنٹ نے کہا جی ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے. اس کے بعد قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بنے تو وہ بھی کابینہ میں لے کے گئے، وہاں خواجہ فاروق صاحب ہیں جو سینئر پارلیمنٹیرین، ان کے مخالفت کی کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. پھر سردار عبدالقیوم نیازی صاحب نے خود یہ فیصلہ کر دیا. تو اس کے نتیجے میں ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے فیصلہ کیا
वो चले गए फैसला करके। बिल जब आए जुलाई 2023 में बिल आए, जब उस वक्त सरदार तनवीर इलियास खान की हुकूमत थी, आपको याद होगा जब रावला कोर्ट में बड़े मुजाहरे हुए थे, कुछ गाड़ियाँ भी जला दी गई थी पुलिस की और बिल भी जलाए गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम बिजली बिल नहीं देंगे। तो ये सारा एक लंबा सिनेरियो है, बिजली का एक बड़ा पुराना इशू है। आज़ाद कश्मीर के लोगों का ख्याल है कि हम यहाँ 3500 बिजली मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, तो ये जगह की ज़रूरत जो है वो सिर्फ भाई साहब ये तो बात 350-400 मेगावाट। लेकिन उसके बाद जब जॉइंट एक्शन कमेटी को एंगेज कर लिया गया, इससे कबल भी वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट किया, फिर एक कमेटी मौजूद थी, तो यहाँ तक मामला पहुँचे क्यों? ये देखिए, कुछ मैं समझता हूँ कि बर वक्त फैसले भी नहीं किए गए। अभी देखिए कि ये जो जैसे कि आपने कहा, जो फैसल राठौर साहब की जो सरबराही में कमेटी बनी थी अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए, उसमें तमाम पार्टियों के लोग शामिल थे। अभी जिस नहज पर भी हालात है, इसमें मौजूदा जो दौर है इसका भी कह सकते हैं कुछ कसूर होगा नहीं होगा, लेकिन ये 70-78 साल पुराना एक इशू चले आ रहे हैं बिजली के हवाले से, जिस पर क्योंकि बात लंबी हो जानी है, आपके वक्त का प्रोग्राम शार्ट है, तो कभी फिर आपको बताऊँगा। ये इशूज़ बहुत पुराने हैं AJK में, तो वो बढ़ते बढ़ते इस नहज पर आ गए। अब मसला ये है कि ये तीनों बड़ी पार्टी ये हुकूमत में रहीं, ये भी एक मैं समझता हूँ गलत फ़ैसला था कि जब अब तीनों बड़ी जमातें, फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी जमात जो PTI से लोग आए थे, मुस्लिम लीग नून व पीपल्स पार्टी के, ये सारी हुकूमत में आ गई, बड़ी जमातें थीं। इससे एक गैप पैदा हुआ, जिससे अवामी एक्शन कमेटी ने अवामी हकूक़ के हवाले से आवाज़ उठाई, तो उनको बड़ी पजीराई मिली। लेकिन असल जो क्लाइमैक्स आया जब 3 रुपये यूनिट बिजली उन्होंने की, तो जब आम आदमी का जो बिल 10,000-15,000 रुपये आता था, तो वो 1,000 रुपये आएगा, तो उसको मकबूलियत तो मिलनी थी उनका। चलें, ये एक अच्छा एलिमेंट है कि दुरानी साहब का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस वक्त अपोजिशन ना हो और तमाम जमातें हुकूमत में हों, तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली अवाम ने खुद एक जॉइंट एक्शन कमेटी के थ्रू एक अपोजिशन करने का फैसला किया। फ्यूचर की बात करते हैं दुरानी साहब, आप क्या देख रहे हैं? फ्यूचर में अनवारुल हक साहब मौजूद रहेंगे, नहीं रहेंगे? पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत बनाएगी? क्या फ्यूचर होगा, या इमीडिएटली इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा बिफोर द टाइम? देखें काश साहब, असल में अब सिनेरियो आज़ाद कश्मीर का ऐसा हो गया कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना, आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तो इरेलीवेंट हो ही चुके थे पहले से, वो इन मामलों से गैर मुतल्लक हो चुके थे। उनको आपने देखा इवन मुज़ाकरात में भी नहीं बैठने दिया गया। तो जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को इतना आप दीवार के साथ लगा देंगे, उनकी अथॉरिटी इरोड हो जाएगी, आप रिट ऑफ द गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर अब कोई ऐसी बात रही नहीं है, सब चीज़ें सामने आ गई हैं। अगर तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अपनी रिट होती तो फिर वफाक को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं थी। असल में यह है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी मजबूत हुकूमत कायम हो जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती हो, वज़ीर-ए-आज़म जो हो वो अवाम के साथ उसका मुसलसल रब्ता हो। ये ना हो ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अनवारुल हक साहब कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के वो सियासी कारकुन हैं, वो आखिरी दिन तक और आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और मेरा ख्याल है कि जब वो देखेंगे कि 27 लोग पूरे हो गए हैं उनके खिलाफ, या दोनों बड़ी जमातों ने जो है सपोर्ट वापस ले ली है, तो वो अपने वादे के मुताबिक परना डालेंगे अपने कंधे पे और घर चले जाएंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ख्वाजा साहब, आप फ्यूचर आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क्या देख रहे हैं सर? अच्छा, बात यह है कि ये जो जहाँ तक नहज आई है, ये तीनों पार्टियाँ हुकूमत में, इन तीनों पार्टियों का यकसा बराबर अगर कोई क्रेडिट भी जाता है और कसूर भी है, तो तीनों पार्टियों का मुश्तरका है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जिस तरह दुरानी साहब ने अर्ज़ की है कि अगर दोनों पार्टियां वापस ले लेती हैं तो ये हुकूमत ही धड़म से गिर जाएगी। बिल्कुल। मजबूत हुकूमत की बात की जा रही है, किसी पार्टी के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है, एक पार्टी, तो मजबूत हुकूमत कैसे तश्कील पाएगी? इसका हल एक है, जो फ्रेश मैंडेट, ठीक है, नए इंतखाबात में जाया जाए और लोगों को एक फ्रेश मैंडेट लिया जाए और वो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आए। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त आप भी देखिएगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये गुफ्तगू जो की जा रही है, तजिया तो आपको पता है इमानत होता है आवाम के लोगों की भी, और ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी होता है। अभी इस वक्त मेरी राय में जो मेरा तजिया है कि वादों पर अमल दरामद का वक्त है। जो वादे किए गए हैं एक्शन कमेटी के साथ, उन पर अमल दरामद का इस वक्त कोई भी हुकूमती तब्दीली खाड़ पचाड़ एक नए बहरान को जन्म देगी। ये बात मेरी लिख कर रख लीजिएगा आप। इस वक्त अगर जाना है, पहले तो वादों पर अमल दरामद कीजिए और उसके बाद एक फ्रेश मैंडेट, अगर जोड़ तोड़ करके कुछ और पार्टियां बन जाती हैं, हुकूमत बनेगी, इससे देखिएगा कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, आज़ाद कश्मीर एक नया सियासी बहरान जन्म लेगा। अच्छा, सिर्फ आखिर में दुरानी साहब ये फरमाइएगा, जो 12 वज़रा हैं जो मुहाजिरीन की सीट्स पे हैं, उनका मुस्तकबिल ख़त्म तो समझे?
دیکھیں ابھی تو ان کے بارے میں کمیٹی بنی ہے وفاق کی اور AJK اور ایکشن کمیٹی کے، وہ اب بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ان سیٹوں کا کیا مستقبل ہوگا، یہ 12 سے 6 پہ آ جائیں گی یا ان کا جو ہے ان سے جو MLA جو منتخب ہوں گے ان کو اگلی کیبنٹ میں آنا چاہیے یا نہیں آنا، یہ تو ابھی تو فیوچر کی بات ہے. لیکن ابھی جو سٹنگ MLAs ہیں، جو سٹنگ منسٹرز ہیں، یہ جو 12 کا اتحاد ہوا ہے، انہوں نے اپنی ایک ایکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا. اور یہ مہاجرین کی ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں، اور میری اطلاع ہے کہ وہ بڑی اسٹرانگ ایک ایکشن کمیٹی بنے گی جو آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کے مقابلے میں وہ لے کے آئیں گے. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، وہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کا چند ہزار لوگ conflict آئیں. جو ہے وہ ایکشن کمیٹی ورسز ایکشن کمیٹی ہوگا. اب ایکشن کمیٹی ورسز ایکشن کمیٹی ہوگا. انوار حکومت کا یہ کارنامہ ضرور ہے کہ انہوں نے آزاد کشمیر سے سیاسی نظام کی بساط لپیٹی، سیاسی جماعتوں کو بالکل کارنر کر دیا، کھڈے لائن لگایا، سیاسی جماعتوں کا کردار ختم کیا، اور آزاد کشمیر میں جو اپوزیشن کا رول تھا وہ ختم ہوا، اور ایک سیاسی خلا جو پیدا ہوا، اس سیاسی خلا کی کو جو پر کیا سیاسی خلا کو وہ ایکشن کمیٹی نے کیا. آخر میں صرف ایک جملہ یہ فرما دیجئے کہ اگر کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے فریش مینڈیٹ کی طرف نہیں جایا جاتا جیسے خواجہ صاحب نے کہا، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مرکز میں وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا یا نون لیگ کا؟ ایک جملہ سر، ٹائم بہت شارٹ. مرکز میں AJK میں AJK میں دیکھیں اس وقت پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی ہے، 17 ممبران اسمبلی کے ساتھ، تو پہلا رائٹ تو ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر بنائیں. اگر تو وہ فارورڈ بلاک جو ہے وہ PMLN یا پیپلز پارٹی کسی ایک جماعت کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ان کا رائٹ. خواجہ صاحب آپ AJK مرکز کی بات کر رہا ہوں سر. AJK میں میرے خیال میں ابھی انوار الحق صاحب بھی وزیر اعظم برقرار رہیں گے، لیکن چینج آئی اگر پیپلز پارٹی اور دونوں کی قیادت نے فیصلہ کیا تو پھر پیپلز پارٹی کا لامحالہ وزیر اعظم ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. 17 لوگ ہیں، ان کی بڑی پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت، تو پیپلز پارٹی کا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ خواجہ متین صاحب آپ کا، مرزا درانی صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے احباب کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال ابھی کوئی ایسا چینج نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آیا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے اوپر اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کرے گی کیونکہ لارجر پارٹی ان کی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ کیا انوار الحق صاحب سسٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا وعدوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ یا وزارت عظمیٰ کسی نئی شخصیت کے گھر جاتی ہے. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے، سردار یاسر الیاس صاحب سے گفتگو کریں گے کہ وہ سیاحت کے اوپر اب تک کیا کر چکے اور ان کو کن کن چیلنجز کا سامنا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں سیاحت کا بڑا رجحان ہے، بڑا پوٹینشل ہے اور بہت سارے ممالک سیاحت سے بڑا ریونیو کما رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے کوآرڈینیٹر لگایا ہے سیاحت کا سردار یاسر الیاس صاحب کو. اب تک ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے، اور سیاحت کے علاوہ سردار یاسر الیاس صاحب جو ہیں جو انویسٹمنٹ ہے بالخصوص سعودی عربیہ سے، مڈل ایسٹ سے، اس کے اوپر بھی کام کریں. ان تمام سوالات کے جواب لینے کے لیے میں نے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا سردار یاسر الیاس صاحب کو. بہت شکریہ سردار صاحب ٹائم دینے کا. سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جو سیاحت کا کوآرڈینیٹر لگایا ہے، اب تک اس کی جو ایفرٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا آگاہ کیجیے. تقریباً آلموسٹ 1.5 مہینہ ہو گیا جب سے یہ پورٹ فولیو میرے پاس آیا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹورزم کو کئی سالوں سے ہم نے وہ توجہ نہیں دی، اس کا وہ حقدار ہے. آلموسٹ 4 سال آپ دیکھ لیں کہ دیر از بن ہارڈلی اینی پروگریس. باقی ممالک اچھا خاصا ریونیو کما رہے ہیں. آپ اگر دبئی کی ایگزامپل لے لیں تو وہاں پہ ٹورزم سے تقریباً 30 سے 40 بلین ڈالر سالانہ وہ کما رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے تو ہم بہت پیچھے ہیں. پاکستان میں ڈومیسٹک ٹورزم کا بہت سکوپ ہے، تقریباً 40 سے 50 ملین کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ ڈومیسٹک ٹریولرز ہیں، اور انٹرنیشنل ہارڈلی 1 ملین کے قریب ہیں. کلیکٹیولی 13 سے 14 ارب ہم ویسے ہی کما رہے ہیں، لیکن اس کو بھی ہم 40 سے 50 ارب کے قریب لے کے جا سکتے ہیں اگر کمپلیٹ فل پوٹینشیل پہ ہم لے آئیں اس کو. اسپیشلی ناردرن ایریاز میں تو بہت سکوپ ہے. دیر از نو ٹورزم پالیسی. تو سب سے پہلے ہم ٹورزم پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مارکیٹنگ ہے وہ کریں، کیونکہ پاکستان کا نیریٹو یہ دیا جاتا ہے کہ کابل از ان پاکستان، حالانکہ ہمیں افغانستان میں بہت فرق ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ یا جو ہمارے اوور آل سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے پاکستان کا، وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ پاکستان ہے، ڈفرنٹ فرام دا ریالٹی. تو ہم نے ایک سلوگن اپنا کریٹ کیا ہے، دا وے وی وانٹ دا ورلڈ ٹو سی اٹ. پاکستان از اے کنٹری ویئر بیوٹی بریڈز، ہسٹری اسپیکس، ایڈونچر لیوز. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پیکس بھی ہیں، پامز بھی ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کے پاس 107 پیکس ہیں، 107 پیکس وچ آر ابو 8000 فیٹ یا 8000 میٹرس.
तो ये वो चीज़ें सेलिंग पॉइंट्स हैं आपके KSPs हैं, वी डोंट हैव दोज, हम मार्केटिंग नहीं करते। फिर आप ये भी देखें कि जो एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कहाँ अगर हकीकत देखा जाए कहाँ एक्सट्रीमिज़म। पाकिस्तान में 1400 के करीब चर्चेज़ हैं, 490 के करीब हिंदू टेम्पल्स हैं, पाकिस्तान में 150 के करीब गुरुद्वारे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि यार इज़ जस्ट मुस्लिम कंट्री? नहीं, कायदे आज़म ने क्या कहा था, ये मुल्क है, सबका मुल्क है। और यही नैरेटिव दुनिया को हमने देना है कि यार वी आर नॉट एन एक्सट्रीम नेशन। जो सियाहत की आप बात कर रहे हैं, पॉलिसी नहीं थी, आपके इस जुमले ने मुझे बड़ा हैरान किया है। और ये फर्स्ट टाइम शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, SIFC की कोऑर्डिनेशन में आप सियाहत की बाकायदा एक मरबूत पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और हम चाह रहे हैं कि सारी प्रोविंसेस हमारे साथ काम करें। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड को रिवाइव किया जा रहा है, सारे प्रोविंसेस का पार्ट होंगे। हम सब एक यूनिफाइड अंदाज में काम कर रहे हैं, सब अपने लिए साइलोज़ में लगे हुए हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन आइंदा के बाद सब एक साथ काम करेंगे। SIFC के साथ जो कोऑर्डिनेशन हमने किया इस डेलीगेशन के साथ जो सऊदी अरबिया से आया था, प्लान ये था कि हम जितने प्रोविंसेस हैं सब के प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, क्योंकि स्टेट के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल हमने फॉर्म किया उसमें सारे पाकिस्तान के बिज़नेस रिप्रेजेंटेटिव हैं, फ्रॉम कराची टू पंजाब टू इस्लामाबाद, एवरीबडी से, क्योंकि सबके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है। हम ये नहीं बात करें कि एक सूबे की, एक इलाके की। तो ये अंदाज़ हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। और सिमिलरली जो वहाँ से सऊदीया से हमारे पास लोग आए, उन्होंने देखा है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, बिग चेंज इन स्ट्रेटजी, एंड दिस इज़ प्राइमरली बिकॉज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर साहब का एक क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि इस बार वी हैव टू शो देम अ सीरियस एटीट्यूड और सीरियस प्रोजेक्ट इनको लेके आए, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट हैं, जो फीजिबिलिटी के साथ प्रोजेक्ट हैं, वो इनको हमने पेश किए हैं। जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि ये जो हमारी सियाहत है, एक तो है तफरीह मकामात पे आप चले जाएँ, आप एडवेंचर करें, जो हमारी मजहबी चीज़ें हैं वो भी सियाहत के ज़ुमरे में आती हैं। आप टेंपल्स पे लोग आएँ, विज़िट करें, वो भले हिंदू हों, भले ईसाई हों, भले सिख हों, वो आएँ पाकिस्तान में अपनी जो उनकी सेंटिटीज़ हैं उनको वो विज़िट करेंगे, उससे आपको अल्टीमेटली रेवेन्यू आएगा। तो इस सारे मामले के ऊपर भी आपका रुझान है कि आप मजहबी टूरिज़म को भी जो है वो उसको एक्सेल करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस हमने किया है रिलीजियस टूरिज़म के ऊपर। सिख गुरुद्वारे हमारे जितने हैं उनमें से 20 के करीब ऑपरेशनल हैं, बाकी नहीं है। सिख यात्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और कुछ का ये शिकवा था, शिकायत थी कि वीज़ा प्रोसेस TDS है। हमने चेक किया तो हम तो 126 ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। फिर हमने देखा कि कौन से इशूज़ हैं। जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं उनका भी जो प्रोसेसिंग टाइम था कि 4 महीने था, उसको हम 4 हफ्ते में लेके आ रहे हैं। तो हम तो कन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं उनके लिए। सिमिलरली जो हमारे पास गुरुद्वारे अवेलेबल हैं जिनको वो डेवलप कर सकते हैं, उनके हवाले हम करेंगे कि आप इनको डेवलप कर लें, आप इनको मेंटेन करें और हम आपको लोकेशन दे देंगे। साथ जो एलाइड एक्टिविटीज़ क्रिएट करने हैं उसमें हम सपोर्ट करेंगे आपको। होटल्स बनाएंगे, गेस्ट हाउसेस बनाएंगे तो हम आपको साइट दे देंगे, आप उसको डेवलप कर लें। साथ जो कल्चरल फेस्टिविटीज़ हैं वो हमने उनके लिए ऑर्गेनाइज़ करनी है ताकि वहाँ पे म्यूज़िक का मेला हो, वहाँ पे राइड्स हों, वहाँ पे फूड का एक इवेंट हो, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हम वहाँ पे प्रमोट करें। तो ये पूरा एक इको सिस्टम है टूरिज्म का। तो वो जब आएंगे यहाँ पे स्वाय वर्शिप के, वो बाकी जगह पे पैसे खर्च करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनको कायल किया जाए कि यहाँ सिर्फ रिलीजन नहीं है, रिलीजन के साथ जो बाकी, जैसे अब आप सऊदीया में जाते हैं, हम मक्का या मदीना जाते हैं, वो देखें वीज़ा ओपन हो गया है। वो चाहते हैं कि जो लोग हज उम्रे के लिए आ रहे हैं वो रियाद भी जाएँ, वो पूरा सऊदीया घूमें। ये हमारा प्लान है। तो ये जो आपने बात की कि रिलीजियस टूरिज़म को जो आप सपोर्ट करेंगे और रिलीजियस टूरिज़म के साथ जो एक्टिविटी आप इवॉल्व करेंगे, उसके लिए आप उनको अलाउ करेंगे या उनकी ऐसी कोई स्ट्रेटजी है कि वो आएँ, वो खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप उनको अलाउ करेंगे? जी, दो ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट भी करें यहाँ पे, हम जगहें उनके हवाले करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अबू धाबी ने एक टेंपल की लोकेशन दे दी बिजनेसमैन को, जो इंडियन बिजनेसमैन है, उन्होंने वहाँ पे एक 3 अरब का टेंपल बना दिया। तो यही हमारा प्लान है कि हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई चीज़ें, उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, रिवाइवल की ज़रूरत है, वो भी हम इनको देंगे। अगर ये इंटरेस्टेड हो उसमें, नहीं तो हम नई जगह दे देंगे इनको। लेट देम कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर ऑल, चाहे वो बुद्धिस्ट हों, चाहे वो हिंदूज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो हमारे सिख यात्री हों। पाकिस्तान इज़ फॉर एवरीबडी। और ये मैसेज हमने देना है। और पाकिस्तान में हर तरह का बिज़नेस किया जा सकता है। आप देखिए 60-70s का जो पाकिस्तान था बिल्कुल डिफरेंट था, लिबरल पाकिस्तान था। वो लिबरल पाकिस्तान आज भी है, सिर्फ परसेप्शन चेंज हो गया। और जैसे सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क आपके जो मुताबिक कल्चर ख़त्म कर सकता है तो क्या पाकिस्तान ही चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स वी कैन, और हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये बताइएगा कि ये जो आपने बिज़नेस फोरम की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, तो सऊदी अरेबिया से वफूद जो हैं वो आए, उनसे आपकी मुलाकातें हुई, क्या वो भी टूरिज़म में, रिलीजियस टूरिज़म में या सॉर्ट ऑफ किसी भी टूरिज़म में वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं? वो मल्टीपल सेक्टर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसमें हमने उनको IT पिच किया है, एग्रीकल्चर पिच किया है, मिनरल्स, माइनिंग, हेल्थ केयर और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी भी उनको पिच किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन के भी प्रोजेक्ट हैं। हम चाह रहे थे कि उनको कंप्लीट कैनवस दिखाएं कि कंप्लीट स्पेक्ट्रम है, आप जहाँ चाहेंगे हम आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट करने की एक पूरी सपोर्ट देंगे। चाहे प्राइवेट सेक्टर से आपको सपोर्ट चाहिए और B2B भी है और G2B भी है, और G2G भी हम ऑफर कर रहे हैं उनको।
इसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि हम पाकिस्तान के टाइकून्स उनके सामने लेके आ गए हैं। हमने कहा ये लोग इंडस्ट्री लीडर्स हैं और सारे उनसे उनकी मुलाकातें करवाई हैं, प्रोजेक्ट भी उनको वो दिखाएं जो बैंकेबल हैं प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट के भी, ताकि उनको कहेंगे आप बताएं आप कहाँ करना चाहते हैं। उनकी इंटरेस्ट प्राइमरली एज ऑफ नाउ पावर के सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, रेलवे के ऊपर वो इंटरेस्टेड है। हमारे जो ML1 है, सिमिलरली जो हमारा थीम पार्क का प्रोजेक्ट हमने उनको पिच किया है उसमें वो इंटरेस्टेड हैं 2, बल्कि एक पंजाब में एक वफाक में 5 स्टार होटल के उनको हमने प्लॉट पिच किए हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ के उनको प्लॉट पिच किए हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट उनको पिच किए हैं। वी हैव गिवन मिनरल्स ऑप्शंस वाल, इवन IT के अंदर हमने उनको डाटा सेंटर्स के बारे में बताया, दे इंटरेस्टेड। तो सऊदी बहुत चेंज हो गया, बहुत इवॉल्व हो गया और उनको पता है कि जो फाइनेंशियल बेनिफिट उनको पाकिस्तान में मिल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान फाइनेंशियली उस लिहाज से देखा जाए तो सस्ता है, कॉस्ट कम है। जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक स्ट्रेटजिक मुआहदा हुआ है, उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो आपस में इंटीग्रेट हो गए हैं इकोनॉमिकली भी, और दोनों ममालिक दूसरे की इकोनॉमिकली एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इकॉनमी को पाकिस्तान की बिलखसूस ऊपर जाएगी। बिल्कुल, देखें ये हैंड एंड ग्लव रिलेशनशिप बन चुकी है हमारी। पहले भी उनका प्यार पाकिस्तान के साथ था और अब उनकी एक ऑब्लिगेशन भी है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की सॉवरेंटी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी इस रीजन के लिए है। सो दे अंडरस्टैंड दिस ना, और मैं समझ रहा हूँ कि इसको हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक ऐसा मुल्क है जो वैसे आपसे बहुत प्यार करता है, हमारे जो बायलैटरल टाइज़ हैं, ट्रेड है, देखें आज भी आपके 2.6 से 2.8 मिलियन पाकिस्तानीज़ वहाँ पे जाते हैं। मेरा उल्टा ये सवाल था उनसे कि आप ये देखें कि हमारे सऊदीज़ कितने आते हैं पाकिस्तान, तो हम ये चाहते हैं उनके लिए वो एवेन्यूज़ क्रिएट करें, टूरिज्म को पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनको जगह दें ताकि वो यहाँ की घूमें। अगर उन्होंने पैसे जाके स्पेंड करना है स्विट्ज़रलैंड में, उनकी स्की स्लोप्स पर, स्की स्लोप हमारे पास भी हैं, माउंटेन्स हमारे पास भी हैं, फूड हमारे पास है, यहाँ तो बल्कि आपको सब चीज़ें हलाल मिलती हैं, तो और क्या चाहिए। रिलीजन के लिहाज से देखा जाए तो माशाल्लाह वी आर वेरी मच शरीया अपहोल्डिंग नेशन, तो उस लिहाज से सऊदीज़ आर इंक्लाइन टुवर्ड्स अस। हमने सिर्फ उनके लिए आइडियल प्रोजेक्ट्स पिच करना है जो उनको कंपेल कर सकें इंशाल्लाह। $1 अरब की जो सरमायाकारी की शुनीद है सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ जो बिजनेस टाइकून हैं या वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, वट एवर सऊदी अरब गवर्नमेंट भी होगी इसमें, तो उसमें सेहत के हवाले से कितना हम समझें कि इन्वेस्टमेंट आ सकती है। हमने तो सिर्फ टूरिज्म के ऊपर $2 बिलियन के प्रोजेक्ट पिच किए हैं। ये कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो एज ऑफ नाउ अगर फॉरेन इमीडिएटली अगर जो MOUs वो मटेरियलाइज करेंगे तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 1 बिलियन तक वो पहुँच ही जाएंगे अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स, नॉट जस्ट टूरिज्म। कलेक्टिवली तो हम तो 10-15 बिलियन का टारगेट कर रहे हैं मिनिमम भी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, लेकिन ये आगाज़ है। अभी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये इनिशियल डेलीगेशन का यहाँ पे आया था, हम एक डेलीगेशन सऊदीया लेके जा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इसके बाद मज़ीद निगोसिएशंस होंगे, मज़ीद प्रोजेक्ट को पिच किए जाएंगे, मज़ीद ग्रुप से हम मुलाकात करेंगे। तो अब हार्डली 20+ लोग हमारे पास आए थे, हमने तो कहीं ज़्यादा लोगों से, कहीं 50-100 लोगों से वहाँ जाकर मुलाकातें करनी है। तो ये इंशाल्लाह एक ग्रेट स्टार्ट है, एक इनिशियल स्टार्ट है जहाँ पे एटलीस्ट आपकी मार्केटिंग तो हुई है कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये जाके और लोगों को बताएंगे। सो वी हैव टू डू अ प्रॉपर रोड शो, नॉट जस्ट फॉर सऊदी अरेबिया। ये हमने प्रोजेक्ट इसी तरह के प्रोजेक्ट जाके UAE में पिच करना है, कतर में पिच करना है, ओमान में पिच करना है, बहरीन में करना है, बिकॉज़ द होल GCC इज़ ओपन फॉर अस नाउ। ये GCC की बात आपने की है, जो पाकिस्तान की लेबर है, अनस्किल्ड लेबर या स्किल्ड लेबर है, जो वहाँ पे जा सकती है और वहाँ पे काम कर सकती है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास सस्टेनेबल ज़र मुबादला आ सकता है। तो क्या सऊदी अरेबिया या GCC के जो ममालिक हैं वहाँ पे कोई ऐसी भी आपकी गुफ्तगू चल रही है कि पाकिस्तान की लेबर को जो है वो ज़्यादा चांस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंडियन लेबर, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेशी लेबर? लेकिन अब हमारी प्रायोरिटी है कि हम रॉ ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से ना भेजें, स्किल करके उनको वैल्यू एडिशन दे के यहाँ से बेचा जाए, ट्रेनिंग के साथ बेचा जाए। अब हमारे पास हॉस्पिटैलिटी में भी काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे शेफ्स क्रिएट कर रहे हैं, मैनेजरियल स्किल्स दे रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी में उनको हाउस कीपिंग, ऑपरेशंस, बैक ऑफ हाउस, फ्रंट ऑफ हाउस, हर तरह की उनको ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे। इंटर्नशिप्स उनको यहाँ करवा रहे हैं, लोकल 5 स्टार होटल्स में करवा रहे हैं, ताकि जब वो वहाँ जाए उनके पास वो हुनर हो, उनके पास वो स्किल सेट हो गए, वो लेबर में ना जाए, वो एज अ शेफ़ जाएँ, एज अ मैनेजर जाएँ, वो एज अ जनरल मैनेजर जाएँ वहाँ पे, एज अ ऑपरेशंस मैनेजर जाएँ वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट जो रेमिटेंस बेस है उसमें इजाफा हो। देखें एज ऑफ नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि हमारे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मिलकर $30 बिलियन आपको भेज रहे हैं, और ये चेंज हुआ है आपका। अब भी आप अगर जब ग्लोबली जाके पिच करते हैं अपने आप को, हम कहते हैं कि हमारे करंट अकाउंट सरप्लस $2 बिलियन पर पहुंचा हुआ है, हमारी जो रिजर्व्स हैं 16-17 बिलियन पर पहुंचे हुए हैं। हम ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान इज़ मच मोर स्टेबल नाउ। आपकी जो GDP है वे टारगेटिंग टू टच 3%। IT एक्सपोर्ट्स आप देख लें, आप अपनी फार्मास्यूटिकल ग्रोथ देख लें, 3.3 बिलियन की सेल हुई है इस साल, 34% ग्रोथ हुई है। तो इसी के साथ हम चाह रहे हैं कि ये जो जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है, अगर कोई भी लेबर या कोई भी अगर ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से बाहर जाती है वो बेयर रिसोर्स ना जाए। अगर स्किल मैन पावर आपको जाती है, कोई स्किल कारपेंटर जाता है, स्किल मेसन जाता है, स्किल इलेक्ट्रिशियन जाता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाते हैं, सिविल इंजीनियर जाते हैं, तो वो वहाँ जाके ग्रो करेंगे। अगर आप इसी कंडीशन में उनको भेजेंगे तो 5 साल बाद भी इसी पोजीशन में होगा, ग्रो नहीं कर सकता। सरदार साहब, जो स्किल्ड लेबर की आपने बात की, आज से कुछ साल पहले एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे जहाँ पे आप कारपेंटर ट्रेन करते थे, वेल्डर ट्रेन करते थे, जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेन करते थे, फिर उसके बाद लोगों का रुझान से चला गया। तो क्या SIFC के अंडर
अम्ब्रेला प्राइम मिनिस्टर साहब की अंडर विजन और आपकी एफर्ट कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर रही है कि हम जो स्किल्ड लेबर की बात करते हैं तो उनको वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, उनका रुझान उस तरफ लेके जाने के लिए पाकिस्तान में उन इंस्टीट्यूशंस को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए या उसको मज़ीद बेहतर किया जाए? लेकिन आज भी टेक्निकल वोकेशन सेंटर्स काफ़ी हैं जो गवर्नमेंट के एंड से ऑपरेट हो रहे हैं और इसमें ट्रेनिंग भी उनको दी जा रही है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हम पे डिपेंड करता है, हमारी अपनी ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है कि कितना एक वो टैलेंट अब्जॉर्ब करते हैं, कितना एक वो अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी कैपेबिलिटी उनमें है और कि उसको लेके वाकई उसको सीख के लेके जाएँ। यहाँ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से लोग डिप्लोमा ले लेते हैं लेकिन एक्चुअली उनको काम आता नहीं है। हम कहते हैं कि हम शेफ़ हैं, हम कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल का काम आता है, लेकिन वो एक्चुअली आता नहीं। वो डिप्लोमाज आप समझ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ जॉब है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी ह्यूमन रिसोर्स से कि शायद आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में जितनी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, ग्रो कर रही है, मैं अगर मिनरल्स की बात करूँ तो 3 लाख के करीब हमारे लोग ऑलरेडी मिनरल्स में काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपकी माइनिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये नाकाफ़ी है। जितनी ग्रोथ आने वाली है आने वाले दिनों में, देखें हम आज भी जो होटल्स ऑपरेट हो रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें स्किल मैन पावर मिले। यहाँ काम बहुत है, करने वाले नहीं है, और करने वाले अगर यहाँ पे मिल जाए उनको रोज़गार यहीं पे मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप क्वालिफाइड हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेन्युइन क्वालिफिकेशन के साथ, ये फॉर द सेक ऑफ क्वालिफिकेशन एक डिप्लोमा, एक कागज़ की डिग्री काम नहीं आएगी। वो एक्चुअल स्किल आपको चाहिए, और स्किल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आपका एसेट है जो ज़िंदगी में कुछ भी हो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप कभी भी अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं अगर वो स्किल आपके पास है। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि और मैं आपके तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये तजवीज़ पेश करता हूँ कि जो सस्टेनेबल आपका ज़र मुबादला है वो आपका जब ह्यूमन एक्सपोर्ट होगा स्किल्ड, तो वो आपका मुल्क जो है वो सस्टेनेबल एक्सपोर्ट वो ज़र मुबादला लेके आएगा। इसमें नर्सिंग, मेडिकल टेक्नीशियन, इनका बड़ा वाइड रोल है और इनकी डिमांड ना सिर्फ जीसीसी कंट्रीज़, पूरे दुनिया में इनकी डिमांड मौजूद है। तो इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है, इसके ऊपर भी कोई चीज़ें मैनेज हो रही हैं ताकि हम वो नर्सेज, मेडिकल टेक्नीशियंस जो हैं उनको अपलिफ्ट करें और ताकि वो ऐसा हमारा ह्यूमन एक्सपोर्ट होगा कि जो फौरी तौर पे, मैं समझता हूँ अभी डिग्री मुकम्मल नहीं होगी तो उनको पहले कहीं ना कहीं से ऑफर आ गई होगी। इस सेगमेंट पे भी कोई काम हो रहा है? एब्सोल्युटली। देखें हमारे पास मल्टीपल इंस्टीट्यूशन जो आ भी एग्जिस्टिंग भी है और आ भी रहे हैं। देयर इज़ न्यू हॉस्पिटल्स कमिंग अप इन DHA। यहाँ पे हमारी जो सोसाइटीज़ हैं 2-3 यहाँ पे नहीं बन रहे सेंटर्स, क्योंकि ट्रेनिंग यहीं पे होगी। यहाँ सबसे बड़ा जो गैप हमें है वो लैंग्वेज का है, कि हमारी जो अपने बात की नर्सेज की, इनकी अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है जर्मनी के अंदर और सैलरीज भी ठीक ठाक वो देने को तैयार है, लेकिन इज़ अ गैप ऑफ लैंग्वेज। उस पर हम ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज एटलीस्ट 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स सीख के यहाँ से जाएँ। अभी हमारे जो हॉस्पिटैलिटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं और जर्मन करवा रहे हैं, कि जर्मनी में बहुत रिक्वायरमेंट है। यूरोप की सबसे ज़्यादा जो बेसिक वजह है डिक्लाइन की, ये डिक्लाइन की वजह होगी वो होगी लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के पास अवेलेबल है। वी हैव अबंडेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लेकिन अगेन उनको राइटली हमने स्किल देना। आपने राइटली कहा कि मेडिकल है, इंजीनियर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं और मज़ीद आगे डेवलप करेंगे टू एक्सपोर्ट दिस ह्यूमन रिसोर्स। और इसमें हर्ज कोई नहीं है। ये अगर जो हमारे लोग देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि तासर दिया जाता है कि ब्रेन ड्रेन है, हमारे फील्ड मार्शल ने कहा था कि ब्रेन गेन है, क्योंकि जाएंगे, कमाएंगे, रेमिटेंस पाकिस्तान भेजेंगे। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं खुद भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी में से हूँ, हम सब जाते ज़रूर हैं, लेकिन जो इज़्ज़त आपको पाकिस्तान में मिलती है, जो पहचान पाकिस्तान में मिलती है और जो कब्र हमारी पाकिस्तान में है, वो कहीं और नहीं मिलने वाली है। कहीं और नहीं है। लेकिन सरदार साहब, इस तमाम सूरत हाल पे जब आप एफर्ट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब एफर्ट कर रहे हैं, SIFC जो है वन विंडो ऑपरेशन के तहत एफर्ट कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं, प्रॉक्सीज हैं, सहूलतकार हैं, वो ऐसी मोबिलाइजेशन करेंगे, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे चीज़ें करेंगे, ऐसी ऐसी एजिटेशन प्लान होंगी, फिर उस एजिटेशन को ग्लोरीफाई किया जाएगा ताकि जो लोग हैं वो डरें कि शायद पाकिस्तान में पता ही न जाने क्या हो गया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मैं समझता हूँ वो हमारी टूरिज्म पे आता है, वो किसी भी टाइप की टूरिज्म हो, इन्वेस्टमेंट हो। इसको काउंटर करने का भी कोई प्लान? देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने सब पाकिस्तानियों से, जो रियल वॉइस है पाकिस्तान की, जो रियल एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, वो आप सब हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। आप सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी नेगेटिविटी आपके पास आती है, आप समझें कि ये प्लान की गई है, आप समझें कि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है, हम वो फॉरवर्ड ना करें, ना शेयर करें। जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आता है, छोटा ही बड़ा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे पोस्ट करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, फॉरेनर्स को दिखाएं। मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ कि हमने पाकिस्तान की एक वीडियो बनाई है, हार्डली 3 मिनट की वीडियो है। हम ताजिकिस्तान गए थे, वहाँ पे हमने लोगों को दिखाई, दे वर ब्लोन अवे। हमने एक टूरिज्म के इवेंट पे उनको दिखा दी एंड दे कुडंट बिलीव ये पाकिस्तान है। अभी हमने जो सऊदी डेलीगेशन है उनको दिखाई, वो रियलाइज नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान की वीडियो थी। द कॉन्ट्रास्ट ऑफ पाकिस्तान, डाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, द कल्चर, द फूड, द वैल्यूज़, द प्रॉपर्टीज़, द डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। और ये वीडियो अभी हम उज़्बेकिस्तान लेके जा रहे हैं, हम जितने भी रोड शोज़ कर रहे हैं वहाँ लोगों को दिखा रहे हैं। इस तरह का कॉन्टेंट आप सबके पास अवेलेबल होना चाहिए। घर की बुराई कभी बंदा बाहर डिस्कस नहीं करता। ये पाकिस्तान हमारा घर है, हमारी पहचान है। वी आर ऑल प्राउड पाकिस्तानीज़। प्राउड अगर आप हैं, मज़ीद प्राउड होना है तो शो देम द गुड साइड ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि आप यही इमेजिन करें कि जितनी हमारी एफर्ट्स हैं वो सारी निगेट हो जाती हैं जब कोई एक भी नेगेटिव इंसिडेंट होता है उसको हम फैलाते हैं। कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट, देखिए ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट है, ग्लोबली है, वहाँ पे भी फ्लड्स हैं, वहाँ भी डिजास्टर्स होते हैं, लेकिन पूरा दिन को नहीं दिखाया जाता।
अभी रिसेंटली लास्ट ईयर बारिशें हुई थी यूएई के अंदर, आपने देखा कि तूफान आए, वहाँ पे उनकी बिल्डिंगें डैमेज हुई, रोड्स उनके फ्लड हो गए, उनके ब्रिजेस फ्लड कर दिए, उन्हें क्या किया? उन्हें रिकवर किया. सो वी ऑल रिकवर एंड मूव ऑन. यहाँ भी देखें ज़लज़ला आया था 2005 में, हमने रिकवर किया, मूव्ड ऑन. पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कैटास्ट्रोफीज देखी हैं. वी आर रेजिलिएंट नेशन. कोविड-19 में माशाल्लाह 90% रिकवरी रेट था हमारा, तो हम किसी लिहाज से कम नहीं है. लेकिन वो जो एहसास कमतरी है कुछ लोगों को, वो आप लोग ठीक कर सकते हैं. आप बताएं हम किसी लिहाज से कम नहीं, और सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाएं पाकिस्तान के बारे में. दुनिया तभी आपको रियलाइज़ करेगी, इज़्ज़त देगी, जब अपने आप को खुद आप इज़्ज़त से देखें. आप अपने आप को, बहुत अच्छा जुमला आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार यासिर साहब, आपने हमें टाइम दिया. नाज़रीन, सरदार यासिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. उनका कहना था कि अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं तो आपको अपने मुल्क की इज़्ज़त करवानी होगी, और पाकिस्तान के लिए हर पाकिस्तानी कम से कम एक पॉजिटिव जुमला, एक पॉजिटिव कमेंट करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान की तरक्की जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी होगी. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.